Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started a new series of class 12 Indian Economic Development. और इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 दैट वी कॉल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और अगर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो जरूर कुछ ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी भी रही होगी। तो क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इसके पहले क्या सिस्टम चलता था, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई और ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल हुआ करता था। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उसमें पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन हुआ करता था। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर ही मेजरली हमारी इंडस्ट्री संभाल रहे थे और इवन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर था भी तो कौन एंटर कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता था। सेकंड, अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंटर करना है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था एंड इवन उनमें कोटास भी लगाए जाते थे। कोटास का मतलब होता है कि एक तो आपको स्टार्ट करने से पहले भी लाइसेंस लगेगा और उसके बाद आपको एक फिक्स्ड लिमिट दे दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स। तो अगर आपको ये लिमिट दी गई है तो आप साल में 10,000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको इससे ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो अगेन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमारा मेजर फोकस था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, मतलब जो भी सामान हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसे इंपोर्ट करना बंद कर दें और वही सामान हम अपने कंट्री में बनाएं। इसमें कोई बुराई नहीं थी, बट हमारा सिर्फ फोकस यही तक था। हमने कभी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे फंड्स कम होते गए। पब्लिक सेक्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, प्राइवेट सेक्टर को करना था बट लाइसेंसिंग की वजह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और तीसरा, एक्सपोर्ट पे कभी फोकस आया ही नहीं। तो इसकी वजह से हमें फंड्स की कमी हो गई, तो हमें लोन की जरूरत पड़ी। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। तो हम वर्ल्ड बैंक के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें कितना पैसा चाहिए, $7 बिलियन। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको तब तक कुछ पैसा नहीं दे सकते जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज नहीं कर लेते। तो उनको हमारी ये जो स्ट्रेटेजी थी पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन वगैरह, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप इस स्ट्रेटेजी को बदलोगे। और इसकी वजह से हमें ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। नाउ आप इसे सोच सकते हैं कि 1947 से लेकर यही सिस्टम चलता आ रहा था और तब अचानक प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि हमें लोन की जरूरत पड़ी। तो लोन तो हालांकि हम बीच बीच में कई बार ले चुके थे, बट इस बार जो हमें लोन की जरूरत पड़ी थी वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि गल्फ वॉर चल रहा था। तो गल्फ कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, इनके बीच में वॉर चल रहा था और ये जो कंट्रीज है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। तो इनमें वॉर होने की वजह से ऑयल की सप्लाई रुक गई थी, जिससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। और ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते जाएंगे तो हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसकी वजह से बीओपी क्राइसिस चल रहा था। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके क्राइसिस का मतलब है कि जब आप दूसरी कंट्रीज को पेमेंट ज्यादा करते हो और इनकम उनसे कम होती है, इसका मतलब आप दे ज्यादा रहे हैं और आपके पास रिसीव कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बीओपी क्राइसिस। तो ये हमें फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें लोन की जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट, अब हम जब जब हमने डिसाइड किया कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी है तो उसके एलिमेंट्स क्या थे, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली थी। तो उसमें 3 चीजें आने वाली थी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LPG। एल से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन किसको रिप्लेस करने वाला था? लाइसेंसिंग को। तो पहले जहां पे लाइसेंस चलता था कि हर प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंसिंग हमें हटा दी और हर एक चीज को लिबरलाइज कर दिया, फ्री कर दिया। फिर जहाँ पे कोटास लगाए जाते थे कि हर प्राइवेट सेक्टर को कुछ बनाना है तो एक लिमिट दे दी जाएगी, उसके अंदर रहकर ही उन्हें बनाना पड़ेगा। कोटास को हटा के कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो एक आध कुछ इंडस्ट्रीज छोड़ दी पब्लिक सेक्टर के लिए, बट बाकी सारा ही प्राइवेटाइज हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर को जो ओपन करना है, जितना बनाना है, जितना प्रोडक्शन करना है, वो इजीली कर सकते थे। तीसरा था जहाँ पे परमिट लगता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, उस परमिट को भी हटा के ग्लोबलाइजेशन कर दिया। तो अब आपको चाहे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री को कुछ भी बेचना है और खरीदना है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, आप आसानी से कर सकते हो। कुछ एक आध एक्सेप्शन रखे इसमें भी, पर बाकी सारी चीजें हमने फ्री कर दी। तो लिबरलाइजेशन ने लाइसेंसिंग को रिप्लेस किया, प्राइवेटाइजेशन ने कोटास को और ग्लोबलाइजेशन ने परमिट सिस्टम को। एक एक करके देखते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाना फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स।
तो जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स हुआ करती थी वो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, तो उनमें से गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाकर उन्हें कंप्लीटली फ्रीडम देना, इसे ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। नाउ जब ये नहीं आया था तो उसके पहले क्या चलता था? तो उसके पहले जो प्राइवेट सेक्टर था उस पर बहुत सारे कंट्रोल लगाया करते थे पब्लिक सेक्टर वाले। तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे कंट्रोल्स फेस करने पड़ते थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को कई सारी शॉर्टकमिंग्स देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेबिलिटी है, जितना वो अचीव कर सकता है, हमने उन्हें अलाउ ही नहीं किया कि वो अचीव करे, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का ही नुकसान हुआ। तो वैसे प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो सकता था अगर हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देते, बट हमने उन्हें अलाउ नहीं किया तो प्रोडक्शन काफी कम हो गया। तीसरा, पब्लिक सेक्टर जिनको हमने पूरी आजादी दी, जिसको हमने प्राइमरी रोल दिया, वो चाहते तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, पर वो कहाँ फंस गए? करप्शन में, डिले में, इनएफिशिएंसी में। तो उन्होंने भी अपना काम ठीक से नहीं संभाला। नाउ एक इकोनॉमी में दो ही सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया, पब्लिक सेक्टर ने खुद ही करप्शन वगैरह का रास्ता चुन लिया, तो कुल मिला के दोनों का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी रेट कम हो गया और खर्चा बढ़ने लगा। तो कमाई कम हो रही है और खर्चा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से 1991 में हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े और हमने क्या किया? जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल और चेक हुआ करता था उसे हटाकर सारी चीजें मार्केट फोर्सेस के हाथ में दे दी। तो जो जिस चीज की डिमांड होगी वही प्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे ही प्रोड्यूस किया जाएगा। जिसकी सप्लाई या डिमांड नहीं है उसे सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के हमने प्राइवेट सेक्टर को अब लिबरलाइज कर दिया, अपनी उसकी लाइसेंसिंग वगैरह हटा दी। अब वो जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये 1991 में पहली बार हुआ था? तो नो, इसके पहले भी 1980s में कुछ मेजर्स लिए गए थे, जैसे इंडस्ट्री की लाइसेंसिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा आसान कर दिया गया था, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था, फिस्कल पॉलिसी लाई थी। फिस्कल पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने के कुछ ना कुछ प्रयत्न किए गए थे। लेकिन ये जो सारी चीजें थी वो बहुत ही कम, या फिर कह सकते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट में आई थी। बहुत बड़ा चेंज एक साथ कभी नहीं आया था। तो कभी किसी साल कुछ कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की, फिर अगले साल कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस की। एक साथ इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आया था। वो पहली बार कब आया? 1991 में। इसीलिए हम इन रिफॉर्म्स को अच्छे से नहीं पढ़ते और इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। नाउ ये जो लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाए, वो कितने सेक्टर्स में लाए? तो ये रिफॉर्म्स आए थे हमारे 5 सेक्टर्स में, जिसमें से पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तीसरा है टैक्स रिफॉर्म्स, फिर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और फिर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो ये सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे इसको आप याद कर सकते हैं विद द ट्रिक ABCDEF। ओके, तो ए बी से क्या हो जाएगा? एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। तो पहले जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था, वहां पे अब उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के वो काम कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज। तो 5 इंडस्ट्रीज को हमने छोड़ दिया, जिस पे तो अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर इसके अलावा आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। अब ये 5 कौन सी थी? तो पहला था अल्कोहल और ड्रग्स। तो ड्रग्स, अल्कोहल और ड्रग्स। अच्छा, ये ड्रग्स मतलब ये दवाइयों वाला ड्रग्स है, मेडिसिन वाला ड्रग्स है, तो अल्कोहल एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स मतलब। इसके बाद है आपका सिगरेट। इसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। तो इंडस्ट्रीज में जो एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनते हैं, मतलब जो एक्सप्लोजन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे डायनामाइट वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें में आपको अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डिफेंस से रिलेटेड आइटम बनाना है, गन्स बनानी है, पिस्टल्स बनाने हैं, टैंक बनाना है, मिसाइल्स बनानी है, तो इसमें अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और एक लास्ट हमारा आता है अल्कोहल, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, हजार्डस केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जैसे एसिड वगैरह जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, ये कोई भी नहीं बना सकता। इसको भी बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर इस पांचों के अलावा अगर आप कहीं पर भी एंटर करना चाहते हो, खाने पीने की चीजें, कपड़ा बनाना चाहते हो, शूज बनाना चाहते हो, या कुछ भी, तो इसमें आप बिना लाइसेंसिंग के एंटर कर सकते हो। देन AB हो गया। देन C से आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर।
तो पहले पब्लिक सेक्टर का बहुत ही प्राइमरी रोल हुआ करता था, बट 1991 में हमें क्या किया, इसके रोल को रिड्यूस कर दिया और हमने क्या कहा कि 8 इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी रहेगी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर सकता है, वहां पे उसके अलावा और कोई एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन 8 को छोड़ के बाकी सारी जो है वो किसके लिए रिजर्व है, या रिजर्व नहीं कह सकते, बाकी सब जो है वो वहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है। देन हमने रियलाइज किया कि 8 बहुत ज्यादा है, और 2010-11 में और हमने क्या किया, कम करके 3 इंडस्ट्रीज ही रिजर्व रखी। इस 3 में 2 तो हमारी रेलवेज है, रेलवेज और एटॉमिक, ठीक है। तीसरे में कहीं पर आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलेगी और कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये डिफेंस आइटम्स के लिए है। पर क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि डिफेंस आइटम्स में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है विथ लाइसेंस, तो हम डिफेंस को ना मान के मिनरल्स ही मानते हैं। तो कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हो जाएगी, रेलवेज, देन एटॉमिक और मिनरल्स। फिर हम बात करते हैं, सी हो गया, और डी से आ जाएगा हमारा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। इसका मतलब पहले क्या होता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने कुछ एरियाज रिजर्व करके रखे थे कि इन एरियाज में अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसमें एंटर नहीं करेगी। अब उसे हमने डी रिजर्व कर दिया। देन हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड कर दिया, ई से हो जाएगा एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो पहले हमारे यहाँ पे क्योंकि मशीन्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी। अब ये सारी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया। और इसके अलावा फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स वगैरह या कुछ जो ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं जो कि हाई कॉस्ट के होते हैं, और आइटम्स को अगर आप बाहर से मंगवाना चाहो तो आप फ्रीली मंगवा सकते हो। हाँ, कंज्यूमर गुड्स नहीं होने चाहिए, कपड़े वगैरह, खाने पीने की चीजें, ये सब नहीं। मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह अगर आपको बाहर से मंगवानी है तो वो आप इजीली मंगवा सकते हो। उसमें आपको कोई भी परमिशन लेने की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस की किसमें, लिबरलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और फाइनेंशियल सेक्टर में आता कौन कौन है, तो सीधी सी बात है, बैंक तो आएंगे ही, फाइनेंस की बात चल रही है तो। बैंक और कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है। तो नॉन बैंकिंग का मतलब ये होता है कि वो आपको लोन तो दे सकते हैं पर वो आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे बैंक में क्या होता है, हम डिपॉजिट भी रखवाते हैं और उसके बाद हम उनसे लोन भी ले सकते हैं, दैट इज बैंक। पर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कौन होते हैं, ये आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते बट ये आपको लोन दे सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है जो आरबीआई कंट्रोल करता है, इस पर भी ये रिफॉर्म्स लागू होते हैं। और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जिसे सेबी कंट्रोल करता है, उस पर भी रिफॉर्म्स लागू होते हैं। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये तीनों जगह पर आपके ये रिफॉर्म्स अप्लाई होंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब जो फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, और ये आपकी हो जाएगा बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग। अब इसमें आपकी रिफॉर्म्स क्या लाए, पहले क्या हुआ करता था, आरबीआई कंट्रोलर हुआ करता था या रेगुलेटर हुआ करता था सारी चीजों का। तो जो ये फाइनेंशियल सेक्टर्स होते थे, मतलब चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे बैंक या फिर नॉन बैंकिंग हो, सारी चीजों को आरबीआई रेगुलेट किया करता था या फिर उसे कंट्रोल किया करता था। लेकिन 1991 के बाद उसका रेगुलेशन जो है वो खत्म हो गया, और अब वो सिर्फ क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। नाउ यू मे क्वेश्चन कि रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करने में क्या फर्क होता है। तो रेगुलेट करने का मतलब है कि वो ऑर्डर देगा कि ऐसा ही होना चाहिए, इसमें ऐसा ही करो, तो ये कंट्रोल होता है। पर फैसिलिटेट का मतलब है कि आप अपने हिसाब से जो करना है करो, कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो मैं हूं या फिर मैं हेल्प कर दूंगा, वो होता है फैसिलिटेटर। ओके। अब पहले ऐसे रेगुलेटर वो क्या करता था, इंटरेस्ट रेट खुद ही फिक्स करता था, बट नाउ ऐसे फैसिलिटेटर ये सारे इंटरेस्ट रेट को उसने फिक्स करना छोड़ दिया। इंटरेस्ट रेट फिक्स करने का मतलब है कि अगर कोई आपके बैंक में डिपॉजिट रखता है तो आप उसको कितना इंटरेस्ट देंगे, या फिर अगर आप किसी को लोन देते हो तो आप उनसे कितना इंटरेस्ट रिसीव करोगे। ये रेट्स पहले आरबीआई खुद फिक्स किया करता था, लेकिन अब वो फिक्स नहीं करता, अब ये मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है। तो जब लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है तो रेट भी बढ़ जाते हैं, और जब लोन्स डिमांड नहीं किए जाते तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। ये मार्केट फोर्सेस एडजस्ट करती है इससे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब आरबीआई का कंट्रोल कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट बैंक्स जो थी, जो कि चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो भी ओपन होने लग गई। तो इंडिया के अंदर भी किसी इंसान को अपनी खुद की प्राइवेट बैंक ओपन करनी है तो वो भी कर सकता है। और अगर इंटरनेशनली मतलब कोई फॉरेनर का इंसान, मतलब फॉरेनर यहाँ पे आकर अगर इसको बैंक ओपन करनी है तो वो भी कर सकता है। तो दोनों में ही थोड़ा सा इजी हो गया। तो हमारी कंट्री में पहले प्राइवेट बैंक ओपन नहीं होती थी आरबीआई के कंट्रोल की वजह से, और अब ये ज्यादा ओपन होना शुरू हो गई। साथ ही में
इस फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमने FII को बढ़ा के 74% तक का कर दिया, ये अप टू 74 है, मतलब 74% तक आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है, FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये एक पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन मतलब फॉरेनर पीपल यहाँ के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमने बढ़ा के कर दी थी FII। तो कोई भी बैंक बनता है या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बनता है, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उसको चलाने के लिए ना पैसों की जरूरत पड़ती है। तो कई लोग उसमें अपना पैसा डालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। जो लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कोई पेंशन वाले हो या फिर कोई मर्चेंट बैंकर्स हो, तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे आप कहते हैं FII। और जनरली जो FII होता है वो एक बार में 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब पूरे 20%, 30%, 50% शेयर्स नहीं खरीद लेंगे, 10% तक का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रांचेस। ब्रांच एक्सपांशन जो है वो अब इजी हो गया था, बिना किसी अप्रूवल के आप ब्रांच एक्सपांड कर सकते हो। तो आपने किसी एक सिटी में अपना बैंक खोला, वहां पे बहुत अच्छा चल गया, बहुत इनकम आ रही है, तो विदाउट एनी परमिशन आप कहीं अलग अलग जगह पर भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, उसमें अब रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें किसमें आई, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, जिसमें याद आपको ये रखना है कि RBI अब कंट्रोलर या रेगुलेटर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। इसके अंदर उसने इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना छोड़ दिया, तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे ज्यादा इजीली काम कर पाए, तो वो ओपन हुए। इसके अलावा FII को भी हमने बढ़ाकर अप टू 74% कर दिया, और ये सारे लोग अपना ब्रांच एक्सपांशन इजीली कर सकते हैं। तीसरा जो था वो टैक्स रिफॉर्म्स थे, और हम जानते हैं कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो जो कि आपकी इनकम पे लगता है, ये वही इंसान पे करता है जिस पर ये लगाया जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST, इसे पे कोई और करता है और ये बियर कोई और करता है। जैसे दुकानदार है, तो दुकानदार पहले मेरे से ही टैक्स लेगा, GST टैक्स लेगा, अगर मैं कुछ भी सामान खरीद रही हूँ तो मैं उसको पे करूंगी टू द शॉपकीपर। गवर्नमेंट को देने कौन जाएगा, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को ये GST पे नहीं करना पड़ रहा है, पे मुझे करना पड़ रहा है, पर ये पे कौन मतलब जाकर देगा कौन, शॉपकीपर। तो ये क्या है, ये पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है, पर डायरेक्ट टैक्स पे भी वही करता है जो बियर करता है। तो ये इनकम टैक्स होता है और ये GST वगैरह एग्जाम्पल है सिर्फ ये। ओके, तो इनमें रिफॉर्म्स क्या लाए, जो डायरेक्ट टैक्स था उसका जो टैक्स रेट है उसे कम कर दिया गया। पहले क्या लगता था कि अगर हम इस टैक्स के रेट को बढ़ाएंगे तो ज्यादा कलेक्शन आएगा, ज्यादा पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप किसी से कहोगे कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 40%, 50% आप मुझे दे दो, तो क्या वो दे पाएंगे, नहीं। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे टैक्स से बच जाए। तो इस केस में टैक्स इवेशन ज्यादा होता था, टैक्स की चोरियां ज्यादा होती थी। पर जब आप इस टैक्स को थोड़ा सा मॉडरेट कर दोगे, टैक्स रेट को कम कर दोगे, और अब आप उनसे कहोगे कि 10, 20, 30% दे दो, तो अब उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ऐसे पे करना, तो वो टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में जाकर आपको पे करेंगे। तो कंप्लायंस बढ़ जाता है जब आप टैक्स को कम करते हो, और टैक्स इवेशन भी कम हो जाता है। ओके, फिर हम बात करते हैं, ये तो हुआ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस आए, तो इसमें GST आया 2016 में, और मतलब 2016 में एक्ट पास हुआ था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रॉम 2017, 1 जुलाई 2017 में भी। तो यहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ था, पर एक्ट पहले ही आ गया था। नाउ यू मे थिंक कि ये तो हम 1991 की बात कर रहे हैं, तो तब तो ये चेंज नहीं आया था। तो हाँ, तब नहीं आया था, लेकिन हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसमें हम साथ में ये भी लिखेंगे कि उसके बाद ही ये डायरेक्ट टैक्स में भी GST एक्ट आया था। फिर हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में हमने क्या किया था, हमारे BOP क्राइसिस को रिजॉल्व करना था। BOP का मतलब क्या है, हमारे कंट्री, हमारी अगर कंट्री है इंडिया, और फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी कंट्री ले लेते हैं USA, तो हमारी जो पेमेंट है वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और हम रिसीव बहुत कम कर रहे थे। तो हम पेमेंट ज्यादा दे रहे थे, हमें रिसीव कम हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, डॉलर्स बहुत जल्दी मतलब एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। क्योंकि अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर्स में। और अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हमें किस में मनी मिलेगा, किस में हम रिसीव करेंगे, डॉलर्स में। तो अगर हम पे ज्यादा कर रहे हैं तो डॉलर्स ज्यादा जा रहे हैं, पर डॉलर्स मिल नहीं रहे, हम रिसीव कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो खत्म होते जा रहे थे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमारी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया, और एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल कर दिया। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये आप मैक्रो में बहुत डीपली समझोगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझते हैं। डीवैल्यूएशन करने का मतलब होता है हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना।
तो इसका मतलब पहले अगर $1 में 70 रुपए हुआ करता था, तो हम $1 में क्या कर देंगे, 80 रुपए कर देंगे। $1 में 80 रुपए होने का मतलब क्या है कि अब पहले अगर $1 को खरीदने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ते थे, तो अब $1 को खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई है, क्योंकि अब आपको ज्यादा देना पड़ रहा है कम गेन करने के लिए, तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है। इसे पर्पसली किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब ये करने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है ये आप मैक्रो में डीपली समझेंगे, पर अभी आप ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी डिवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है, कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगी, हम दूसरी कंट्री को ज्यादा सामान बेचेंगे, तो करेंसी हमें मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा, तो ये जो क्राइसिस है वो हट जाएगा। क्राइसिस हुआ ही कब था? क्योंकि हमें डॉलर्स मिल नहीं रहे थे, हम पे ज्यादा कर रहे थे। तो हमें ये ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर रिसीव करने पड़ेंगे, और डॉलर रिसीव करने के लिए सामान बेचना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ते हैं, जब करेंसी का डीवैल्यूएशन होता है। तो करेंसी का डीवैल्यूएशन किया तो एक्सपोर्ट बढ़ा, और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से डॉलर ज्यादा हमारी कंट्री में आया। तो इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में बीओपी क्राइसिस सॉल्व हो गया। फिर आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले क्या होता था, हमारे कंट्री में जो आरबीआई थी वो इस एक्सचेंज रेट को फिक्स किया करती थी। मतलब $1 में कितना, मतलब फिक्स, मतलब वो उसमें कंट्रोल किया करती थी। पूरा फिक्स नहीं कर सकती, पूरा फिक्स तो आईएमएफ करता था, लेकिन $1 में कितना रुपए रहेगा ये एक इंसान फिक्स करता था, और जो गवर्नमेंट है वो उसमें कंट्रोल किया करती थी। लेकिन अब ये जो $1 में कितना रुपए रहेगा, ये कोई इंसान या कोई इंस्टीट्यूशन फिक्स नहीं करेगा, अब ये मार्केट फोर्सेस फिक्स करेगी। तो जो करेंसी ज्यादा डिमांड की जा रही है उसका रेट बढ़ता जाएगा, जिस करेंसी की डिमांड नहीं है उसका रेट कम होता जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के जो एक्सचेंज रेट है वो अब फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपने आप चेंज होता रहेगा। तो जैसे आप सुनते होंगे कि $1 में अब 80 हो गया है, 85 हो गया है, तो ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये अपने आप होता जा रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई बदल रही है। ये रिफॉर्म्स थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज में। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो हमारा लास्ट रिफॉर्म था वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। इसमें दो चीजों पर फोकस था। एक था हमारा ट्रेड, व्यापार लेन देन कैसे इंप्रूव किया जाए, और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें हमारा 3 मेजर एरियाज थे। ट्रेड को बढ़ाने से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उसे इंक्रीज किया जाए। इसका मतलब ये है कि पहले हमने कई सालों तक क्या किया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा था फ्रॉम द कंपटीशन, बट अब हम चाहते थे कि वो कंपटीशन फेस करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दूसरा हमारा जो मेजर फोकस था वो ये था कि बाहर की कंट्री से कैसे इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे लाया जाए। तो हम बहुत टाइम तक क्या कर रहे थे कि बाहर का कोई पैसा हमारी कंट्री में आना नहीं चाहिए, पर अब हमारा फोकस था कि बाहर के लोग भी हमारी कंट्री में पैसा लगाएं, ताकि हमारी कंट्री में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और तीसरा ये कि बाहर की कंट्रीज जो है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी, तो कैसे हमारी कंट्री में भी उन टेक्नोलॉजीज को लाया जाए, उस पर भी हमारा फोकस था। अब ये तो हमारा फोकस था, पर इसको लाने के लिए हमने किया क्या उसको हम याद करेंगे विद सम ट्रिक, जिसका नाम है क्या, मतलब ट्रिक क्या है हमारी, क्यूटी। क्यूटी में क्यू यू से क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी फिक्स की जाती थी कि आप 1000 से ज्यादा यूनिट्स बेच नहीं सकते, 2000 से ज्यादा यूनिट्स खरीद नहीं सकते। ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसे हमने हटाया। टी से हो जाएगा टैक्स रिफॉर्म्स या फिर टैरिफ रेट्स। इसे हमने कम किया। पहले क्या होता था कि बाहर से कोई भी सामान मंगवा रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों में ही बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा करते थे। और टैक्स क्या करता है, चीजों के रेट्स को बढ़ा देता है। तो अगर हमारा सामान दूसरी कंट्री में बिकने जाएगा तो वो महंगा बिकेगा, तो लोग वहां उसको खरीदेंगे नहीं। सिमिलरली अगर हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट हो रहा है उस पर अगर आपने ज्यादा टैक्स लगा दिया तो हमारी कंट्री में वो महंगा हो जाएगा, और हमारे यहाँ के लोग उसे खरीदेंगे नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज हो, दोनों के ही टैक्सेस को हमने हटा दिया। इसके अलावा हमने इम्पोर्ट लाइसेंसिंग भी हटा दी। पहले हर बार कोई भी सामान मंगवाने से पहले लाइसेंस लगता था। अब अगर आप कोई ऐसा सामान मंगवा रहे हो जो हजारडुअस है, जो कि एनवायरमेंट के लिए नुकसान वाला है, तो ही आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये था हमारा लिबरलाइजेशन के लास्ट रिफॉर्म। बट एक हमें आपको पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि लिबरलाइजेशन और लेजर फेयर सिस्टम कहीं एक ही तो नहीं है। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है वो तो आपने देखा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर देना, ये लिबरलाइजेशन है। बट लेजर फेयर इसका एक्सट्रीम वर्जन होता है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखेगी प्रोडक्शन यूनिट्स पर। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या उसका कंट्रोल, उसका एग्जिस्टेंस
खत्म हो जाएगा। तो हम ये बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन अलग है, लेजर फेयर अलग है। लेजर फेयर बिल्कुल फ्री मार्केट की बात करता है जहां पे गवर्नमेंट हो ही ना, लेकिन लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा, बट वो गवर्नमेंट का कंट्रोल लिमिटेड होगा, बहुत ही एक्सेप्शनल चीजों पर होगा। तो ये दोनों। तो लिबरलाइजेशन के बाद हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पहले जो इंटरप्राइजेस स्टेट ओन्ड हुआ करती थी या पहले जैसे गवर्नमेंट ओन किया करता था, उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देना, उनकी ओनरशिप बढ़ा देना। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप आउटराइट सेल कर दो या तो आप अपना शेयर उसमें कम कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है जो पहले पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट ओन किया करती थी, इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो ये दो ऑप्शन है कि या तो ये पूरा का पूरा ही प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए, तो ये पूरी इंडस्ट्री आज से किसकी हुई, प्राइवेट की, तो भी ये क्या है, आपका प्राइवेटाइजेशन है। या फिर ऐसा नहीं करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 30%, 40%, 50% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को भी प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। तो अगर आप पूरा बेच रहे हो तो ये आउटराइट सेल है, और अगर आप कुछ परसेंटेज शेयर्स बेच रहे हो तो ये विथड्रॉल ऑफ ओनरशिप है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट को अगर करें, मतलब पूरा नहीं बेच रहे हैं लेकिन कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट भी रहेगा, पब्लिक भी रहेगा। तो सिर्फ प्राइवेट ने एंटर किया है, पूरा टेक ओवर नहीं किया है। तो इसको हम यूज करते हैं या तो अपना फिस्कल डेफिसिट करेक्ट करने के लिए या फिर अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। एक एक करके समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और हमारी कमाई कम हो गई है, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो अब बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, इनकम आ नहीं रही है, तो फिर कहीं से तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो क्या करती है, कंपनीज बेचना शुरू कर देती है या उसके शेयर्स बेचना शुरू कर देती है। तो वहां से अगर पैसा आएगा तो इनकम आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट जो था आपका, कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, इनकम कम हो गई थी, तो इस आप जो डेफिसिट है इसको आप हटा पाओगे अगर आप बेच दोगे अपनी कोई कंपनीज तो। दूसरा है मैनेजरियल एफिशिएंसी। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर को लग रहा हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे जितना प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे, तो वो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी अपना सेक्टर जो है वो किसी और को दे सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ ये प्राइवेटाइजेशन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि हम लाए थे आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब जब ये लाए थे तो इसमें हमने पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल रखा था, प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रखा था। तो इसकी वजह से कुछ फायदे हुए थे, कुछ नुकसान भी हुए थे। तो फायदे क्या थे, फायदे ये हुए थे कि पहला तो नवरत्नास हमारे कंट्रीज में आना शुरू हो गए थे। नवरत्ना क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस होती हैं जो बहुत ट्रिमेंडसली अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो पब्लिक सेक्टर हालांकि करप्शन से फंसा हुआ था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कुछ इंडस्ट्रीज थी जो फ्लरिश कर रही थी, उन्हीं कुछ इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं नवरत्नास, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही स्ट्रॉन्ग किया था हमारी कंट्री में। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिला था। इस दौरान क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर ने अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज ओपन की थी, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूट इंडस्ट्रीज बनेगी, कॉटन इंडस्ट्रीज बनेगी, कई सारी नई नई तरह की इंडस्ट्रीज भी बनना स्टार्ट हो गई थी। तीसरा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। आजादी के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था जीडीपी में, रेदर देन कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर। बट अब क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज का या टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला था वो भी हमारी इसी पॉलिसी की वजह से था। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, तो नुकसान ये हुआ क्योंकि पब्लिक सेक्टर का ही प्राइमरी बस रोल था, तो वो इनएफिशिएंट होते गए, वो चोरियां करते गए, कुछ लीकेजेस, मतलब पैसा निकालने लगे, पिलफरेज, छोटी मोटी चोरियां होने लगी, करप्शन तो पता ही है, भ्रष्टाचार होने लगा। इसके अलावा डेड सोशल वेट बन गए थे वो, मतलब डेड सोशल वेट मतलब ऐसा जो कि रिवाइव नहीं हो सकता, जो मर चुकी है एंटरप्राइजेस, अब वो ग्रो नहीं कर सकती, पर फिर भी हम उसे बंद करने की बजाय उसे चलाते जा रहे हैं, तो वो डेड सोशल वेट बन गई थी। इसकी वजह से क्या किया हमने, 1991 में प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। तो प्राइवेटाइजेशन ने आईपीआर में हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसे कैंसिल करके अब नई पॉलिसी लाए थे जिसका नाम था क्या, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गेन्स क्या थे और लॉस क्या थे प्राइवेटाइजेशन के। तो प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे अब सोशल इंटरेस्ट को हटा दिया गया और सेल्फ इंटरेस्ट को लाया गया। मतलब अब अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगी सारी चीजें तो सोशल वेलफेयर के हिसाब से काम नहीं होगा, इंडिविजुअल का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम होगा।
और जब भी लोग अपने लिए काम करते हैं तो वो ज्यादा काम करते हैं। समाज के लिए करोगे तो थक जाओगे, छोड़ दोगे, ध्यान नहीं दोगे ज्यादा। लेकिन खुद के लिए काम करना होता है तो आप ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जितना काम करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है वो बढ़ता है, और कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो फिर अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन आएगा। तो कंपटीशन कैसे बढ़ा? जब पब्लिक सेक्टर होता है तो सरकार चलाती है, और सरकार का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। तो हमारी कंट्री में एक बार में एक ही सरकार चलेगी, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। पर अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। और जब कॉम्पिटिशन आएगा तो सब अपग्रेड करेंगे, सब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। तो कंट्री में क्या आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर भी कर रही थी डाइवर्सिफाई, पर उसकी लिमिट्स थी। आप प्राइवेट के हाथ में दे दोगे तो मान लो कि 130 140 करोड़ की आबादी का देश है हमारा, तो ये क्या करेगा, इतने सारे लोग जब मिलकर काम करेंगे तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज ओपन होंगी। तो पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में अब यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आएगा। फिर है कंज्यूमर सोवरेनिटी बढ़ती है जब प्राइवेटाइजेशन होता है। तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है, वो पब्लिक सोवरेनिटी नहीं देता, कस्टमर को सोवरेनिटी नहीं देता। मतलब सोवरेनिटी का होता है अपने फैसले खुद करने का हक, सोवरेनिटी कहलाती है। तो अब अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट, अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो वही बनाएगा जो पब्लिक के लिए अच्छा है। अब वो उसे पूछेगा नहीं कि आपको क्या चाहिए। तो वो पब्लिक सेक्टर को वो नहीं देता जो उन्हें चाहिए होता है, वो उन्हें वो देता है जो उनके लिए अच्छा होता है, उनके वेलफेयर के लिए अच्छा है। जबकि प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट पीपल वही चीजें बनाते हैं जो कि डिमांड की जा रही है बाय द कंज्यूमर। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है उनके हेल्थ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, लेकिन लोग उसे डिमांड नहीं कर रहे, तो प्राइवेट सेक्टर उन्हें सप्लाई भी नहीं करेगा। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी चीज की जो कि हो सकता है उनके लिए अच्छी ना भी हो, तो भी वो उनको सप्लाई की जाती है, बिकॉज प्रॉफिट होगा उससे। ओके, तो यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी बढ़ेगी, जिसके अपने फायदे नुकसान होते हैं, बट आप ये समझिए कि उनकी अब उनकी डिमांड्स की अब कद्र की जाएगी। देन हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इससे नुकसान क्या है। तो सोशलिस्टिक पैटर्न पूरा खत्म हो जाएगा, तो सोशल वेलफेयर होना खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे ज्यादा जो सफर करेगा वो वीकर सेक्शन होगा। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर सिर्फ रिचर के लिए बनाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है, तो सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए बनाएगा, तो वीकर सेक्शन जो है वो और पीछे रह जाएगा। और ये देखा गया था सर्कुलर ट्रेजेडी में। ओके, ये सर्कुलर है। इस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था पावर सप्लाई का। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे सप्लाई किया जाता है बाय द पब्लिक सेक्टर, तो बिल भी वही भेजती है। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, वहां पे इस पावर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। अब अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो जो प्राइवेट पीपल है वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, तो बिल ज्यादा आने लगा था। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो आज बिल आता है उससे कई ज्यादा बिल आने लगा था उस टाइम पे। अब अगर बिल ज्यादा आने लगेगा तो इंडस्ट्रीज उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो अगर इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो सिर्फ बिजनेसमैन का नुकसान नहीं होता, उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हजारों वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी, अगर प्राइवेटाइजेशन पावर सप्लाई का हो गया था तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर हर चीज का प्राइवेटाइज करना सही नहीं होता। लास्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, थर्ड एलिमेंट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। अब इस ग्लोबलाइजेशन को हमें लाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप आ जाता है जब आप लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करते हैं। तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो अपने आप आउटकम निकल के आता है वो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। वाई? बिकॉज लिबरलाइजेशन में हमने सारी चीजें फ्री कर दी, लाइसेंस हटा दिया। प्राइवेटाइजेशन में हमने सारी चीजें प्राइवेट पीपल के हाथ में दे दी। तो जब आप ये करते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तो उससे अपने आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। बट फिर भी हमने इस पे अलग से फोकस किया है। और उसका ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या रखा है हमने, या क्या होता है इसका मतलब, ये प्रोसेस है ओपननेस बढ़ाने की। ओपननेस का मतलब होता है कि दूसरी दूसरी कंट्रीज के साथ ओपन होने की, ग्रो करने की, और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने की। मतलब कई सारी कंट्रीज हैं जो हम पर डिपेंडेंट है फॉर सम थिंग्स, और हम भी उन पर डिपेंडेंट है फॉर सम कमोडिटीज। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ाना। इसके अलावा डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव। तो बहुत सारी इकोनॉमीज का आपस में जुड़ जाना, ये सारी चीजें क्या दिखाती है, ग्लोबलाइजेशन। तो कुल मिला के बाकी ग्लोबल वर्ल्ड में एकता बनाना, या फिर सिर्फ मेरी कंट्री नहीं है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सोसाइटी की तरह अगर रहे, तो इसे अब कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नाउ
ग्लोबलाइजेशन करने से जो एक और चीज हमें मिली है उससे रिलेटेड, वो है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कुछ कोई भी तरह की बिजनेस सर्विस जब आप किसी और कंट्री से हायर करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे कि यूएसए की अगर कोई टेलीफोन कंपनी है जिसने अपना कॉल सेंटर इंडिया में बनाया हुआ है और इंडिया के लोगों को ही उसमें हायर करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग। कंपनी यूएसए की है, चीजें सारी यूएसए की है, लेकिन कोई भी कंप्लेन आएगी तो किस ऑफिस में आएगी, इंडिया के ऑफिस में आएगी। तो दैट इज नोन एज बीओपी और कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग, जो कि इंडिया में ज्यादा होता है। और इसके दो रीजन है, क्योंकि एक तो इंडिया में जो लेबर है वो काफी सस्ता है, यही लोग अगर यूएसए के हायर किए जाते तो वो ज्यादा पैसा डिमांड करते, पर हमारे लोग काफी कम रेट्स में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हमारे कंट्री में आईटी सेक्टर का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, तो इसकी वजह से भी हमें आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग, कॉल सेंटर्स के रिगार्डिंग काम मिलते रहते हैं। इससे हमारी कंट्री में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है और हमारा भी डेवलपमेंट होता है और उनका काम भी होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमारी पहली स्ट्रेटजी थी कि हमने इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी थी फ्रॉम 40% टू द 51 टू 100%। इसका मतलब पहले अगर कोई भी फॉरेन पीपल हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते थे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 40% तक का ही अलाउ किया गया था, लेकिन अब वो बढ़ा के कितना कर दिया है, 51 से लेकर इवन हम 100% भी चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी कंपनी के 51% शेयर खरीदने का मतलब है कि उसमें मेजोरिटी फॉरेनर्स की हो जाएगी, और 100% खरीदने का मतलब है कि पूरी ही वो कंपनी फॉरेनर्स की हो जाएगी, या फिर वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें अब फेमा का इंपॉर्टेंस बढ़ा। फेमा क्या होता है, पहले होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में, जो फेरा था वो बाहर से आने वाले पैसों को रेगुलेट किया करता था कि कौन से इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा रेगुलेशन का काम किया जाता था। बट नाउ हमने उसे हटाकर क्या लाया, फेमा। अब फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं करेगा, यहाँ पे वो सिर्फ सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कौन से सेक्टर में आ रहा है। देन हमने अलाउ किया पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो जब आप दूसरी कंट्रीज के साथ लेन देन करते हैं तो आपको डॉलर्स की या फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना इनटू डॉलर्स, इसका परमिशन लगता है। और हमने वो अलाउ कर दिया कि आप पार्शियल कन्वर्ट कर सकते हो। पार्शियल का मतलब क्या है कि अगर आप करंट अकाउंट के आइटम्स में डील करना चाहते हो, करंट अकाउंट के आइटम्स मतलब अगर आप गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ट्रांसफर पेमेंट करना चाहते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक तरफा पेमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई इंसान रह रहा है, फॉरेनर रह रहा है, जिसको अपनी फैमिली को पैसा भेजना है यूएसए में, तो उसके बदले वो कुछ मांगेगा नहीं, वो सिर्फ पैसा भेजेगा, ये वन वे ट्रांजेक्शन है। या फिर कोई गिफ्ट भेजना है, कोई डोनेशन देना है, कोई चैरिटी करनी है, तो ये सारी चीजें करने के लिए जो भी पैसा कन्वर्ट करना होता है, ये पैसा कन्वर्ट करने की परमिशन दे दी गई। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है, बोरोइंग्स लेनी है या देनी है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको परमिशन नहीं मिली है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे पार्शियल है, पूरी तरह से परमिशन नहीं मिली। तीसरा है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। पहले जो ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती थी वो शॉर्ट टर्म की होती थी और हर एक साल उसको रिन्यू किया जाता था, लेकिन अब जो हम ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे वो नियरली 5 ईयर्स की बनेगी, तो 5 साल तक ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी, हर हर 5 साल में हम इसको रिन्यू करेंगे। और इन पॉलिसीज में स्पेशली हमारा फोकस होता था कि किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन ना हो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली किया जा सके और कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, ये हमारा मेजर फोकस हुआ करता था। देन हमने इसके लिए टैरिफ्स भी रिड्यूस किए, तो दूसरी कंट्री से जो भी सामान मंगवाओगे या उसके लिए भेजोगे तो उस पर टैक्स रेट गवर्नमेंट कम चार्ज करेगी, तो वो सामान सस्ता हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज में ज्यादा आसानी से वो बिक पाएगा। देन हम बात करते हैं विथड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। 2001 में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कमिट किया था, हमने उसमें सिग्नेचर की थी और हमने एग्री किया था कि हम किसी भी तरीके के कोटास या फिर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और अगर ऐसे कुछ लगाए हुए थे तो उसको हमने विथड्रॉ कर दिया। अब ये जो सारे रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये दो फेजेस में आए थे। एक को हम कहते हैं 1G, वन जनरेशनल रिफॉर्म्स, और दूसरा है सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स। जो पहली बार आए थे उसमें कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं था, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया था कि अब से सारी चीजें लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइजेशन होने लग जाएगा। और दूसरी फेज में हमने क्या किया था, एक लॉ पास किया था लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट ने उसमें सिग्नेचर करके उसे लेजिस्लेटिव एक्ट बना दिया था। तो पहली बार ओरली था
और दूसरी बार उसे रिटर्न वे में लाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे वो उसके अंदर दो तरह के मेजर्स लिए गए थे। एक मेजर को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स, मतलब ये वो मेजर्स थे वो जो हम शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट रीजंस थे जिसकी वजह से हमें एलपीजी लाना पड़ा था, और कुछ लॉन्ग टर्म के मेजर्स इसमें लिए गए थे। शॉर्ट टर्म मेजर्स का जो मेन पर्पस था वो था स्टेबलाइजेशन करना, स्टेबल बनाना हमारी इकोनॉमी को। तो जो पीओपी क्राइसिस में जा रहा है, पेमेंट ज्यादा जा रही है डॉलर में, डॉलर मिल कम रहा है, इसे स्टेबलाइज करना, और इन्फ्लेशन बहुत महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये हमारा इमीडिएट या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस था। और लॉन्ग टर्म के लिए जो मेजर्स लिए गए थे वो ये थे कि हमारी जीडीपी ग्रो करनी चाहिए, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हमारी कंट्री में लगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। तो लॉन्ग टर्म के मेजर्स क्या थे? जीडीपी और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। शॉर्ट टर्म के मेजर्स थे ताकि सिर्फ इन्फ्लेशन ठीक हो जाए और बीओपी क्राइसिस ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पूरा एलपीजी हमने लगाया इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो इसका गुड इम्पैक्ट ये था कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई थी। मतलब अब उसका जीडीपी ग्रोथ रेट 5 से 8% तक का होने लगा था। पहले ये इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत ही मिनिमल हुआ करता था, सिर्फ 1.2% या फिर 0.5% भी कभी कभी हुआ करता था, तो बहुत नेग्लिजिबल था। लेकिन अब जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 5 से लेकर 8% तक वो ग्रो करती है एनुअली। हर साल इतना ग्रो देखा जाता है। दूसरा हमें देखते हैं कि स्टिमुलेट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज में होने वाला प्रोडक्शन है, वो बहुत तेजी से बढ़ा था। और जब आपका इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी ग्लोबल पहचान बढ़ती है। जैसे आज चाइना की जो रेपुटेशन है मार्केट में या उसकी जो पहचान है वो क्यों है? क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रही है। चाइना बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करता है अपनी ही कंट्री में। इतना सामान प्रोड्यूस करता है कि चाइना की पॉपुलेशन तो उसे कंज्यूम करे ही, साथ में जो एक्स्ट्रा बचे उसे हम अलग अलग कंट्रीज में जाके एक्सपोर्ट करें, ताकि हर एक कंट्री चाइना का बना हुआ सामान यूज करे। तो इससे क्या होती है, उसकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। देन हमारा पर्पस था कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम करें। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, तो डेफिसिट होने लगता है। और इस डेफिसिट को कम करने का मतलब होता है कि खर्चा कम करना और रेवेन्यू बढ़ाना। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है, 8% पहले हुआ करता था, और अब इसे कम करके हमने 3% ऑफ जीडीपी कर दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि अगर गवर्नमेंट ने पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उसने कमाया है सिर्फ 2 करोड़ रुपए, तो इस केस में 3 करोड़ क्या हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। तो ये जो 3 करोड़ का डेफिसिट है इसे कम किया गया। पहले ये जो डेफिसिट आया करता था वो पूरी जीडीपी का 8% हुआ करता था, और अब ये पूरी जीडीपी का सिर्फ 3% रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। डॉलर्स के जो रिजर्व थे वो हमारे पास सिर्फ डॉलर्स ही नहीं, और भी दूसरी कंट्री की जो करेंसीज है उसके रिजर्व हमारे कंट्री में बढ़े हैं। और जब ये रिजर्व बढ़ते हैं तो दूसरी कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स है इंडिया में, जब दूसरी कंट्रीज के लोग हैं जो हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अगर किसी कंट्री के पास फॉरेन करेंसीज नहीं होती है, रिजर्व्स नहीं होते हैं, तो वो दिखाता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है इन द एक्सचेंज में। और उसका कोई कंट्रोल नहीं है तो इन्वेस्टर्स का उस पर यकीन नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर किसी के पास डॉलर्स और बाकी फॉरेन करेंसीज, पाउंड्स, यूरो, ये सब ज्यादा रखा होता है, तो ये एक ट्रस्ट दिलाता है बाकी इन्वेस्टर्स को कि इसके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, तो ये कंट्रोल है इसका कुछ फॉरेन मार्केट पे। तो इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर महंगाई को कम करना, ये तो हमारा शॉर्ट टर्म मेजर ही था। तो हमने 6% से पहले इन्फ्लेशन बढ़ा करता था या इन्फ्लेशन हुआ करता था, अब इस इन्फ्लेशन रेट को हमने कम करके 4% तक ला दिया है। इसके बाद कंज्यूमर सोवरेनिटी अब बढ़ी है। पहले कंज्यूमर से कोई पूछता नहीं था या कंज्यूमर की डिमांड का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था जब पब्लिक सेक्टर चलता था। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो अब सारी चीजें कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं। नाउ कस्टमर्स हैव बिकम द किंग ऑफ द मार्केट। वो मार्केट का राजा बन गए हैं, जो वो चीजें चाहेंगे वही उन्हें सप्लाई की जाए। इसके बाद है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी कंट्री में बढ़ी। और इसने हमारा फायदा क्यों किया? क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके लार्ज स्केल पर। और साथ ही में हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। तो इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट था वो भी बढ़ा और टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी।
इसके अलावा इंडिया का पहचान बढ़ा दूसरे कंट्रीज में एज अ इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो अब हमारे जो कंट्री है वो फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। तो हर साल जितनी कंट्रीज ग्रो करती है उसकी ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका होता है? इंडिया का, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रोथ है। हमारे आगे सिर्फ 4 ही कंट्रीज है जिनका ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा है। तो आप सपोज करिए पूरी वर्ल्ड में 195 प्लस कंट्रीज हैं और इतनी कंट्रीज में हमारी रैंकिंग फिफ्थ है। और इसके अलावा हम फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री भी है और इवन थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी। पर इसमें अगर आप नहीं भी जाए तो आप नॉर्मली भी ये बोल सकते हैं कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन है पूरी वर्ल्ड के। इसके अलावा इससे क्या होता है? रेपुटेशन भी बढ़ती है। और लास्ट है कि हमने जो पहले मोनोपोली चला करता था गवर्नमेंट का, उस मोनोपोली को हटाकर अब हमने कॉम्पिटेटिव मार्केट में भी एंटर किया हुआ है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो ये सब क्या थे? अच्छे प्रभाव थे ये एलपीजी लाने की। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुआ। और एलपीजी के नुकसान में सबसे मेजर नुकसान जो कई बार आपके बोर्ड्स में भी पूछा गया है वो है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को पूरी तरह से हमने निग्लेक्ट कर दिया। पहले इसकी कम से कम जीडीपी में 7% कॉन्ट्री करती थी, फिर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3% हो गया और अब इसका इवन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 से 2% तक का रह गया है। तो बहुत ही खराब हालत है हमारे एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर को क्यों निग्लेक्ट किया? क्योंकि पूरी सारा फोकस किस पे था? इंडस्ट्रीज पे था। एग्रीकल्चर की तो हमने कहीं बात ही नहीं की एलपीजी में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो होने वाला इन्वेस्टमेंट था वो रिड्यूस हो गया। गवर्नमेंट पहले जो सब्सिडीज दिया करती थी फर्टिलाइजर्स में, इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में, वो सब्सिडीज भी कम हो गई, जिससे क्या हुआ? जो पुअर फार्मर्स है वो अब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो पीछे रह गए। इसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी फूड ग्रेन्स की, वो भी कम कर दी गई क्योंकि हमें ट्रेड बढ़ाना था, ग्लोबलाइजेशन करना था। पर जैसे ही आपने उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी तो अब बाहर का जो फूड ग्रेस है वो हमारे यहाँ बिकने आता है। तो वो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक फूड ग्रेस को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देता है, जिसकी वजह से फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। देन हम बात करते हैं शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न। तो शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हमने पहले जो प्रोड्यूस करते थे वो फूड ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, और अब जो फार्मर्स है वो ज्यादा अब जो फार्मर्स है वो ज्यादा एक सेकेंड कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं। तो पहले फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे और अब कैश क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करने को लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है? अब जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया है तो फूड ग्रेन्स का जो डिमांड था वो कम हो गया है, कैश क्रॉप्स का बढ़ गया है, जिससे फार्मर्स की अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है। अनसर्टेनिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि पहले जब वो फूड ग्रेन्स उगाते थे और वो मार्केट में नहीं बिक पाता था तो एटलीस्ट वो उसे घर पे कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन अगर आप क्रैश क्रॉप्स उगाया और मार्केट में नहीं बिक पाया तो आप इसको घर पे कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे। अब आपको अनाज खरीदने के लिए इसको पहले बेचना पड़ेगा, जो कि एक टफ टास्क हो जाता था फार्मर्स के लिए। अब इससे हमारे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट क्या हुआ? ओवरऑल जब हमें सब्सिडीज नहीं मिली, कंपटीशन बढ़ गया, सब कुछ इतना बुरा चल रहा था, तो हमारे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ने लगे मार्केट में। तो जो पुअर और वेकर सेक्शन है उन्हें फूड ग्रेन्स खरीदने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल भी कौन सप्लाई करता है? एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चर डाउनफॉल में जा रहा है तो इंडस्ट्री सेक्टर से जो डिमांड उठती है वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर होता है वो ट्रैक्टर्स, मशीन, मोटर्स, ये सब डिमांड करता है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। एंड एग्रीकल्चर अगर डाउन जाएगा तो ये सारी चीजें खरीद नहीं पाएगा, ट्रैक्टर वगैरह नहीं खरीद पाएगा, मशीन्स नहीं खरीद पाएगा, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड भी कम हो जाती है। ओके, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फेस करना पड़ा है। दूसरा जो एलपीजी का नुकसान है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होने का मतलब क्या है कि ये मतलब इसका रीजन क्या है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा चीपर हो गए हैं। तो अब जैसे चाइना जैसी कंट्री से बहुत सस्ते सामान हमारे कंट्री में आते हैं, तो हमारे यहाँ के जो सामान है वो कंपेरेटिवली महंगे पड़ते हैं लोगों को, तो वो उसे खरीदते नहीं है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाउनफॉल होता है। दूसरा कि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने तो बैरियर्स हटा दिए कि हम बाहर की कंट्री से अगर सामान बेचने आएंगी तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, उस पर कोई कोटास नहीं लगाएंगे, उस पर कोई ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, कम कर देंगे। लेकिन ये डेवलप कंट्रीज ने नहीं किया। तो आज भी जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए है, यूके है, जापान है, वो आज भी हमारे गुड्स पर टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स वहां बिकने नहीं जा पाते, जबकि उनके गुड्स यहाँ पे बिक पाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड खेलती है डेवलप कंट्रीज, इसकी वजह से भी हमें काफी नुकसान होता है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश की कि दूसरी कंट्रीज जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो हमारे कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो, तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में जो ग्रोथ प्रोसेस है वो सारी कैपिटल इंटेंसिव हो गई और लेबर इंटेंसिव नहीं रही।
तो हमारी कंट्री के लेबर्स को बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करना पड़ा इसकी वजह से। नेक्स्ट जो हमारे कंट्री में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, इसके दो मकसद होते थे। एक तो एफिशिएंसी बढ़ाना और दूसरा फिस्कल डेफिसिट को कवर करना। तो हमारे यहाँ पर जनरली डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए। तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती जाती है, कमाई उसकी होती नहीं है, और जब भी डेफिसिट हो जाता है तो वो क्या करती है, अपनी किसी न किसी कंपनी को बेच देगी या फिर उसके शेयर्स बेच देगी डिसइन्वेस्ट कर देगी। तो उनके हाथ में एक ऐसा टूल आ गया है इनएफिशिएंसी को बढ़ाने का कि एक तो वो काम नहीं करेगी, कमाई कब करेगी, और कमाई जब भी नहीं होगी तो किसी न किसी कंपनी को बेच देंगे और वहां से पैसे ले आकर बोलेगी कि बैलेंस हो गया। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ ज्यादा फायदा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देन कम्स कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन फिस्कल पॉलिसी लगाई गई थी, टैक्सेस की पॉलिसी, तो हमने क्या किया था, टैक्स रेट को कम किया था, ये सोचकर कि लोग अब टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, टैक्स ज्यादा पे करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब से हमने टैक्स को कम किया है तब से हमारा जो रेवेन्यू है वो कम ही हुआ है, वो बढ़ा नहीं है हमारी सोच के मुताबिक। नेक्स्ट हमने बात किया लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, मतलब हमारे यहाँ पर जो तीन सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्चरी। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा सिर्फ हमारे सर्विस सेक्टर को हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, आउटसोर्सिंग बढ़ी, कॉल सेंटर्स की डिमांड बढ़ी, तो सर्विस सेक्टर तो डेवलप किया, पर इसकी वजह से इंडस्ट्री भी बैक पीछे रह गया कंपटीशन फेस करने की वजह से, और इसके अलावा एग्रीकल्चर भी पीछे हो गया। देन कम्स जो भी ग्रोथ प्रोसेस है वो पूरी अर्बन कॉन्सेंट्रेशन रहा था उसमें, मतलब पूरी ग्रोथ कहाँ पे आई थी, सिर्फ अर्बन एरियाज में आई थी, रूरल एरियाज में नहीं आई थी। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, एमएनसी थी, उन एमएनसी को कहाँ ऑफर होना था, जो आपकी मुंबई जैसी बड़ी सिटीज है, अर्बन एरियाज है, वहां पर। उन्होंने कभी भी अपने गांव में अपने बिजनेस को फैलाने के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से रूरल एरियाज को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। देन कम्स इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज के कंट्रोल में आ गई थी, जैसी चीजें वो चाहती थी वैसी ही चीजें बनती थी। सारे हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के बने हुए सामान ही यूज करते हैं। तो जो लोकल आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको इससे कई ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो उनके नीचे आ गए। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एमएनसी है वो लीड कर रही है और हम उनकी परछाई बन के रह गए हैं, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज। देन हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। जब से ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गया है। और उसमें बुराई कुछ नहीं है, पर दिक्कत वाली बात ये है कि हम सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, तो हम स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए हैं। मतलब हम बेमतलब की चीजें खरीद लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने लग गए हैं, जबकि हमारी इनकम उतनी नहीं है। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो स्पेंड हम जितना अमाउंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इनकम हमारे कम होती जा रही है। तो हम कहीं ना कहीं डेट वाली लाइफस्टाइल जीने लग गए हैं, कर्जे वाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे फायदे नुकसान दोनों देख लिया। नाउ विच वे टू गो, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि एलपीजी तो आ गया है, तो हम कैसे उसके जो बुरे प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। तो पहला ये है कि हमें कभी भी बिग प्लेयर्स के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर डेवलप्ड कंट्रीज अपने हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स पर अगर ट्रेड बैरियर्स लगा रही है, तो हमें भी उनके गुड्स पर बैरियर्स लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से चाहे तो बैरियर लगा दे और हम हटा दें, तो हमारा भी नुकसान ही होता जा रहा है, उनका फायदा होता जा रहा है। तो ऐसे कभी उनके आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें कभी भी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ चाहे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोच लो कि क्या हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर को उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। उनको फायदा हो रहा है तो ठीक है, पर उनका नुकसान हो रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि हमें कभी भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के सब सर्विएंट नहीं बनना चाहिए। इकोनॉमिकली सब सर्विएंट होने का मतलब ये होता है कि वो लीड कर रहे हैं और आप उसकी परछाई बन गए हो या आप उसके पीछे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर या उन्हें कॉम्पीट करते हुए काम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाए और हम उनको उनके नीचे आ जाए। फिर अब बात करते हैं कि हमें एफडीआई को चैनलाइज करना चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम मंगवा भी रहे हैं तो वो ऐसे फील्ड में मंगवाओ जिससे हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, हमारे यहाँ का टेक्नोलॉजी ग्रो करे, ना कि रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड में उन्हें मत लाओ, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में लाओ, ताकि उनका भी फायदा हो, हमारा भी हो। पर रिटेल ट्रेड में लाओगे, जैसे कपड़े बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पे खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इससे नुकसान हो जाएगा। उस फील्ड में नहीं आने देना चाहिए। नाउ हमने दो टर्म्स इसमें देखे हैं, आपके साइड बॉक्सेस में गिवन थे। एक थे आपके इकोनॉमिक डुअलिज्म
और एक होता है सोशल डुअलिज्म। इकोनॉमिक डुअलिज्म का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी का दो पार्ट्स में बढ़ जाना। पहला पार्ट वो जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर को अडॉप्ट करता है फॉर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल चीजों यूज करता है जैसे लेबर इंटेंसिव मेथड्स। दूसरा इकोनॉमी का वो पार्ट जो कि मॉडर्न सेक्टर पे डिपेंडेंट है फॉर प्रोडक्शन, जैसे मशीन यूज करना, कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करना, एक्सेट्रा। ना एक और टर्म हमने देखा सोशल डुअलिज्म। वो क्या था? सोशल डुअलिज्म का मतलब होता है कि सोसाइटी का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। पहला पार्ट वो जिसके पास जो हैव है और दूसरा हैव नॉट्स। हैव मतलब वो पार्ट जिनके पास लग्जरियस सारे आइटम्स अवेलेबल होते हैं, और हैव नॉट मतलब वो पार्ट जो जिनके पास बेसिक चीजें भी अवेलेबल नहीं होती है। तो सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं, काफी रिच जो सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, और काफी पुअर भी जो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसे हम कहते हैं सोशल डुअलिज्म और इकोनॉमिकल डुअलिज्म। फिर अब बात करते हैं कि कुछ हमने एक साइड बॉक्स में बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों में फर्क क्या होता है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है, जबकि मल्टीलैटरल वो होता है जो बहुत सारे कंट्रीज के बीच में होता है। फिर हम बात करते हैं एफडीआई और एफआईआई की। तो एफडीआई क्या होती है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब भी फॉरेनर हमारे यहाँ के किसी भी कंट्री, हमारे यहाँ की किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई पर्सन है, और वो लोग मिलकर लगभग 10% से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडीआई हो जाता है। एफआईआई मतलब 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करना, एंड बाय द इंस्टीट्यूशन, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन हो गए, या फिर आपके ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो मिलकर अगर पे करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसे आप कहते हैं एफआईआई। फिर हम बात करते हैं एक नया सेगमेंट है डब्ल्यूटीओ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कब बना था ये? तो ये हमारी एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1955 में। तो 1 जनवरी 1955 में ये बना है। और कहाँ बना था? तो ये मराकेश में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो मराकेश एक वो है, सिटी है जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। उस टाइम पर इस एग्रीमेंट को साइन करने वाली 123 मतलब 123 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको साइन किया था। और ये जो डब्ल्यूटी है उसके पहले भी ऐसी कोई बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड ट्रीटमेंट, या ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो पहले गेट एक अलग ट्रीटमेंट हुआ करता था, एग्रीमेंट हुआ करता था जिसे हमने साइन किया था, और उसको फिर रिप्लेस किया था डब्ल्यूटीओ ने। उसमें कितनी कंट्रीज हुआ करती थी? तो उसमें 23 कंट्रीज हुआ करती थी, और ये बना था कब? 1948 में, और इसे रिप्लेस किया था डब्ल्यूटीओ ने। और डब्ल्यूटीओ का बना है 1 जनवरी 1995 में। तो 1948 में गैट बना था, गैट को रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने 1995 में। अब इसके फंक्शंस क्या है डब्ल्यूटीओ के? ये तो पूरी कंट्री में फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है कि जो ट्रेड है वो मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए, सारे लोग फ्रीली ट्रेड करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, उनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों फैसिलिटेट हो। दो कंट्रीज में आपस में साइन करें तो बायलैटरल, बहुत सारी कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट साइन करें तो मल्टीलैटरल। इन सारे एग्रीमेंट्स को ये प्रमोट करती है। इसके अलावा इंश्योर करती है कि जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो हर एक कंट्री सिर्फ उतना सामान नहीं बनाए जो उसकी कंट्री में जरूरत है, इतना सामान बनाए कि कंट्री की जरूरत पूरी होने के बाद भी वो बचे और उसे हम दूसरी कंट्रीज को भी बेच पाए। तो जो भी उनके रिसोर्सेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, इस बात का वो ध्यान रखती है। जब ये साइन किया गया था तो इसको साइन करने वाले सिर्फ 123 कंट्रीज थी, लेकिन अब वहां पे 164 कंपनीज हैं, और अभी तो और बढ़ के 166 हो गई है, 166 कंट्रीज हो गई है। बट मे बी आपके बुक में 164 लिखा होगा, क्योंकि जब ये एडिशन छपा होगा तब 164 थी, और अभी प्रेजेंटली कितनी है? 168 है, 166 है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि अभी हमारे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ गई है। जब से डब्ल्यूटीओ आया है तो हम दूसरी कंट्रीज को ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा हमने मल्टी फाइबर फाइबर एग्रीमेंट्स भी दूसरी कंट्रीज के साथ साइन किए हुए हैं। इसके अलावा इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। तो हमारी कंट्री ने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है और एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट भी किया है, एग्रीकल्चर के बने हुए गुड्स को। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और डीमेरिट्स में हमारे क्या आते हैं कि ये जो है हमारा डब्ल्यूटीओ, उसमें जो भी कंट्रीज है उनका एसिमेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कुछ कंट्रीज मतलब हम बात चलो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट प्रमोट हुआ है और लेबर मार्केट प्रमोट नहीं हुआ है। ये बड़ी कुछ नहीं है, लेबर मार्केट प्रमोट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन लाया तो उसमें हमने सिर्फ पैसों का और चीजों का लेन देन बढ़ाया कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, बोरोइंग्स बढ़े, ये सब पर फोकस किया। लेबर्स का फ्री सप्लाई या लेबर्स का फ्रीली आना जाना ऐसे प्रमोट नहीं किया गया था।
तो हम कैपिटल मार्केट को ही फायदा हुआ, इसका मतलब ये कि वो कंट्रीज जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके पास एक्सेस मनी है, उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि अब वो पैसों की लेन देन आसानी से कर सकती है। पर ऐसी कंट्रीज जो कि लेस डेवलप कंट्रीज हैं, LDC है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि वो लेबर मार्केट के लिए जाना ज्यादा जानी जाती है। तो WTO में अगर लेबर्स के लिए भी अगर ऐसा कुछ होता कि हम अपने लेबर्स को आसानी से दूसरी कंट्रीज में भेज सकते हैं, वहां से लेबर्स मंगवा सकते हैं, तो इसमें लेस डेवलप्ड कंट्रीज का भी फायदा होता, बट ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ कैपिटल मार्केट को फायदा पहुंचा, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं। लेबर मार्केट को फायदा नहीं पहुंचा, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिला? असिमेट्रिक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिला, एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं था। दैट कम्स कि आपके एक साइड बॉक्सेस में नवरत्नास के बारे में भी मेंशन किया हुआ है कि कुछ ऐसी बड़ी स्केल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी जो जिसने हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ महारत्नास का मतलब कुल मिला के 3 तरह की कंपनीज निकली: महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना कंपनीज में से एग्जांपल क्या हो जाएगा? मतलब महारत्ना नाम से समझ में आ रही है कि बहुत आगे बढ़ गई होगी, नवरत्ना थोड़ी सी छोटी, और मिनी रत्ना छोटी। ये 3 स्टेटस है। जब कोई कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे मिनी रत्ना, फिर प्रमोट करके नवरत्ना, और फिर महारत्ना कंपनी बना दिया जाता है। तो अभी महारत्ना कंपनीज में कौन कौन सी है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये क्या है? महारत्ना कंपनी है। इसके अलावा सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या है? महारत्न कंपनी है। इसके अलावा नवरत्न का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके अलावा MNGNL, ये क्या हो जाएगा? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो ये क्या है? ये भी एक नवरत्ना कंपनी है। जबकि मिनी रत्ना में BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और IRCTC, जो हम जानते हैं रेलवेज के लिए होता है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये क्या है? मिनी रत्ना कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट उतना भी अच्छा नहीं कंपेयर टू द नवरत्ना और महारत्ना। तो ये थे हमारे कुछ साइड बॉक्सेस। इसमें अभी 2 चीजें और बाकी है, जो कि आपके GST और डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करती है। तो उनका एक शॉर्ट वीडियो हम अलग से लाएंगे। अभी के लिए इतना ही आपका चैप्टर है। और अगर ये आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर कुछ कंप्लेंट्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।